जी, धन्यवाद, धन्यवाद आशुतोष जी। और मैं डॉक्टर महेश कौशिक, जिज्ञासा फोरम की ओर से आज आप सभी जो कि इस वेबिनार में उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि जिज्ञासा एक ऐसा फोरम है जहां पर अलग-अलग विषयों से संबंधित अलग-अलग क्षेत्रों के विद्वान इस समूह में अपनी प्रतिभागिता करते हैं। ये व्हाट्सएप के रूप में शुरू हुआ और व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में शुरू होकर के एक से अधिक समूह यहाँ पर बने। उसके बाद हम लोगों ने सेमिनार्स आयोजित किए, जिसको हमने पहले फोर्टनाइटली किया और लंबे समय तक हम सेमिनारों के माध्यम से सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों को जिज्ञासा के मंच से उठाते रहे, उन पर चर्चा करते रहे और उनको आगे बढ़ाते रहे। जिज्ञासा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि मन के अंदर जो कुछ प्रश्न है किसी विषय को लेकर के, उसको हमें जानकारी मिले और वह जो हमारी सुधा है वह शांत हो सके, उस विषय को लेकर के हमारा ज्ञान वर्धन हो सके, इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं, वेबिनार करते हैं। अब जहां तक वेबिनार की बात है तो हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में सेमिनार्स करना संभव नहीं था, तो हमने भी ये जो मंच है जिसको हमने डिजिटली सारी चीजें करना शुरू किया, तो हमने यहाँ ऑनलाइन वेबिनार के रूप में कार्यक्रम शुरू किए और आज जहां तक मुझे याद आता है 43वां हमारा ये वेबिनार है, 43rd वेबिनार है। तो लगातार हमने उसको जारी रखा है, कभी भी उसको बीच में रुकने नहीं दिया है और आज भी हम एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय वो भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा है, उस विषय पर हमने ये वेबिनार अपना रखा है और वह विषय है हिजाब का। हिजाब का जो विषय इस समय उठा वह कर्नाटक से उठा और कर्नाटक से उठने के बाद यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना। न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय को अनेक लोगों ने, अनेक सेलिब्रिटीज ने उठाया। तो मन में सभी के स्वाभाविक रूप से प्रश्न था कि वास्तव में ये एग्जैक्टली मुद्दा है क्या हिजाब का। दूसरी बात ये थी कि हिजाब जिस समय पर ये मुद्दा उठा, उसकी जो टाइमिंग है, क्या इस टाइमिंग को अगर हम ध्यान से सोचें तो क्या यह चुनाव से ठीक पहले समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की क्या कोई सुनियोजित साजिश है? ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठे। हिजाब क्योंकि एक विशेष संप्रदाय से संबंधित है, तो वहां धार्मिक स्तर पर अगर हम देखें तो इसकी क्या व्यवस्था है। कुरान का जिक्र आता है तो कुरान में कहा जाता है कि 7 बार हिजाब शब्द आया है, तो वहां इसकी क्या व्यवस्था है, किस रूप में ये आया है। और आज जब ये कर्नाटक से विषय उठता है तो स्कूल कॉलेज में जब ये विषय वहां पर बना, तो वहां पर ये विषय क्यों बना इस तरह से इस समय पर, ये भी प्रश्न हम सबके मन में है। हम सबके मन में यह भी प्रश्न है कि जब ये कोर्ट में विषय पहुंचा है तो जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने इसको लेकर के उनका क्या विचार है, वो वहां पर क्या सिद्ध करना चाहते हैं और कोर्ट इसको किस तरह से ले रहा है। ये बहुत सारे इसके पहलू हैं विषय के, जिस पर हम चाहते हैं कि हमारे आज के जो वक्ता हैं, आज के वक्ता हमारे साथ मिस शालिनी अली हैं, रविशंकर जी हैं और हमारे ही समूह से 5 से 7 मिनट का वक्त जो लेंगे मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी भी हैं। तो विशेष रूप से जो आमंत्रित वक्ता आज के कार्यक्रम के लिए हैं वो रविशंकर जी और शालिनी अली जी हैं। हमारे साथ हमारे फोरम पर बड़े महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सतीश मिनोचा जी हैं। मैं सबसे पहले सतीश जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे दोनों वक्ताओं का परिचय आज उपस्थित सभी लोगों को दें। सतीश जी। नमस्कार। माननीय राज जी आज किसी एक मीटिंग में और व्यस्त हैं, तो इस कारण से वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आज के इस बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो हमारे दो वक्ता हैं, अपने माननीय श्री रविशंकर जी, वो डायरेक्टर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज हैं, वो हमारे जिज्ञासा ग्रुप के एक प्रोमिनेंट सदस्य भी हैं। रविशंकर जी के बारे में हम सब अच्छे तरह जानते हैं कि वो अपना जो उनका जो सिविलाइजेशन स्टडीज का है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है उनका, जहाँ से वो
उनके यहाँ भी वेबिनार और विभिन्न मंचों के ऊपर और बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पीछे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी जिसके लिए माननीय मोहन भागवत जी भी वहाँ थे। तो मैं जिज्ञासा मंच की ओर से उनका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मैडम शालिनी अली भी हैं, वो कन्वीनर हैं ऑल इंडिया वुमेन विंग MRM से। MRM भी समाज में एक बड़े उभर के आया है। एक उनका अपना एक रोल है और उनका जो अपना एक दृष्टिकोण है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज के समाज में जिस तरह से जो दिक्कतें आ रही हैं रिलीजियस लेवल पे, MRM जो संस्था के रूप में एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो आज हम ये ऐसी आशा रखते हैं कि हमें उनका व्यू पॉइंट भी इस इशू पे सुनने को मिलेगा। मैं शालिनी अली मैडम जी का जिज्ञासा की ओर से स्वागत करता हूं और क्या नाम है, मैं अपना महेश जी से कहूँगा कि वो कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए संभालें। श्री रविशंकर जी से आग्रह है कि वो विषय पर अपने विचार रखें। श्री रविशंकर जी। नमस्कार, धन्यवाद महेश जी। और मैं जिज्ञासा मंच का आभारी हूँ, उन्होंने यह विषय उठाया और इस पर चर्चा के लिए मुझे मौका दिया कि मैं कुछ इस पर अपने विचार रखूं। सबसे पहले मैं एक आध अनुभव से प्रारंभ करना चाहूँगा। जो कुछ अनुभव हिजाब या जो बात कही जा रही है कि महिलाओं का अधिकार है, उनका अपना एक, जैसे मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या धारण करें क्या ना धारण करें, उनका मजहबी प्रतीक चिन्हों को धारण करने का अधिकार है। तो इस पर पहले कुछ अनुभव, जैसे मेरा एक पहला अनुभव था जब मैं संघ का प्रचारक था और मैं पलामू में था। मैं एक दुकान पर गया, वहां पर एक मुस्लिम महिला थी और वो कुछ खरीद रही थी। वो दुकानदार भी एक मुसलमान था और वहां पर उसने जब देखा तो वो मुस्लिम महिला ने चूड़ियां पहन रखी थी, बिंदी लगा रखी थी, सिंदूर भी लगाया हुआ था, लेकिन वो मुस्लिम थी। उसके बातचीत से उसको समझ में आ गया, तो उसने पूछ भी लिया कि तुम मुसलमान हो? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा तुमने ये सब क्या लगा रखा है, ये बिंदी, ये चूड़ी, ये सिंदूर? मैं वहीं खड़ा हूं, मैं सुन रहा था। कहा ये सब इस्लाम में मना है, ये इस्लाम में चलेगा नहीं, ये गलत है। तो वो उस महिला ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ ये प्रारंभ से सब लोग करते आ रहे हैं, इसलिए मैं भी लगाते आ रही हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं इसको लगाऊंगी। आप देखेंगे यह जो अभ्यास है ये भारतवर्ष में केवल पलामू में रहा हो ऐसा नहीं है। तो मेवात के क्षेत्रों में जब ये मतांतरण हुआ और वहां के लोग मुसलमान बने, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया जिस भी कारण से किया, तो उन्होंने अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी थी। बल्कि जो बीच में तबलीगी जमात का जिसकी बहुत चर्चा हुई 2020 में कोरोना के काल में, उनके मरकज को लेकर, उनके जमावड़े को लेकर बहुत हंगामा हुआ। उस तबलीगी जमात का की स्थापना इसीलिए की गई थी कि मेवात के क्षेत्र में जो इस्लाम तो लोगों ने कबूल कर लिया है, वो नमाज भी पढ़ने लगे हैं, मस्जिद भी जाते हैं, लेकिन उनकी परंपराएं जो हैं वह इस्लाम के पूरी तरह अनुकूल नहीं है। उसको बदलना है, उसको ठीक करना है, उसको ले जाना है उस ओर जिस ओर इस्लाम की सारी अवधारणाएं जानी चाहिए। जैसे वो भी चूड़ी पहनती थी, वो भी बिंदी लगाती थी, वो सिंदूर लगाती थी, वहां की महिलाएं, जो वहां विवाह संस्कार इत्यादि होते थे वो हिंदुओं के तरीके से होते थे, उसको ठीक करना था। ये बदलाव तबलीगी जमात ने स्वाधीनता के पहले से जब वो स्थापित हुआ तब से कर रहा था। आज जो परिणाम है हम देख सकते हैं, मेवात में जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं कही जा सकती किसी भी दृष्टिकोण से। तनावपूर्ण वो वहां का वातावरण है। तो कुल मिलाकर यह दो अनुभव बताते हैं कि इसका क्या अधिकार और कट्टरपना, उसमें अंतर क्या है। एक और अनुभव मैं बताऊंगा, ये फ्रांकोआ ग्वाइटर का अनुभव है। फ्रांकोआ ग्वाइटर ने इसको लिखा है कि when I first came to India, at first glance I was touched by its diversity. Indian women in sari, sporting a tilak on their foreheads, Christians with a big cross around their necks, Muslim women covering their heads with a scarf, Sikhs with their turbans, and so on. I was also carrying the images, cliches, and prejudices that most Westerners have when they first arrive here.
तो उनके दिमाग में जो कल्पनाएं थी वो बताते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं बट देन कश्मीर ओपनड माय आईज, आई फर्स्ट वेंट देयर एज ए टूरिस्ट, एवरीथिंग appeared normal, people, Hindus and Muslims mingled together on the banks of the Dal Lake, Muslim women were often walking bareheaded, cinemas and restaurants were open, but when militancy set in the early 90s, first with the JKLF, militants from Pakistan and Afghanistan started radicalizing the Muslims of the Valley of Kashmir, cinemas became forbidden, women started wearing burqas and were not allowed to go out alone. Children began pelting stones on Indian paramilitary forces, and then 350,000 Hindus were forced out by violence and terror and became refugees in their own country for no other reason than that they were not Muslims. अब इस बात को, जो उनका अनुभव है कश्मीर का, एक बाहरी व्यक्ति का जो भारत का नहीं है, अब इसको हम और देखते हैं हिजाब के संदर्भ में। तो हिजाब के बारे में एक घटना तारिक फतह लिखते हैं। 2007 में क्यूबेक में ताइक्वांडो का एक प्रतियोगिता थी, और उस प्रतियोगिता में मॉन्ट्रियल मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर की मस्जिद ने, उनकी ओर से जो टीम गई थी मुस्लिम लड़कियों की, उन्होंने ये डिमांड की कि हेलमेट के अंदर उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए, और यदि यह इजाजत उनको नहीं मिलती है तो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगी। आयोजकों ने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया कि प्रतियोगिता के जो नियम है वो हेलमेट के अलावा अंदर कुछ पहनने की इजाजत नहीं देते, और चूंकि हेलमेट ऐसा था उसका ताइक्वांडो का, उससे बाल ज्यादा ढकता है, हिजाब से तो कम ढकेगा, लेकिन हेलमेट ज्यादा ढक लेता है उनके इसको, इसलिए हिजाब की जरूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा इसमें सुरक्षा भी कारण है, क्योंकि ताइक्वांडो युद्ध की कला है जिसमें धक्के लगते हैं, प्रहार होता है, तो हिजाब का हिस्सा ढीला होकर के उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लड़कियों के अभिभावकों और मस्जिद के प्रशिक्षक ने उन लड़कियों को प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया। उस टीम में 8 से लेकर 12 साल तक की ही लड़कियां थीं। उस फैसले के बाद टीम वापस लौट गई थी। टीम की एक सदस्य बिशान मंसूर ने यह कहा था, हमें बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हमने कड़ी मेहनत की थी और एक बेतुकी वजह से हमें अलग होना पड़ा था। कनाडा के सभी अखबारों में यह पहले पन्ने की खबर थी। इस्लामवादी समूहों ने इस पर खुशी जताई थी। इसका विश्लेषण तारिक फतह आगे करते हैं और वो बताते हैं इस बात को कि हिजाब का जो कुरान में उल्लेख है, देखिए मैं कुरान का एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, तो जो कुरान के विशेषज्ञ हैं, मैंने कुरान को पढ़ा है, काफी पहले पढ़ा है, और आज भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो मैं उसको कंसल्ट कर लेता हूं, यदि आवश्यकता होगी तो उसके रेफरेंसेस निकाल सकता हूं, लेकिन मैं उसका एक्सपर्ट नहीं कहलाऊंगा। तो जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं, तो जैसे तारिक फतह ने कहा कि कुरान में जो हिजाब का उल्लेख है उसका कड़ी से कड़ी व्याख्या की जाए तो भी जो रजस्वला नहीं हुई है ऐसी लड़कियों को हिजाब की अनिवार्यता नहीं है। और उसमें तो 8 साल की बच्चियां थी ताइक्वांडो टीम में, तो यदि उनको रखना भी था तो एक आध जिनके रजस्वला हो गई उनको छोड़ा जा सकता था, बाकी टीम लड़ सकती थी। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी जो वहां पर वो रेडिकल सोसाइटी थी, उनका यह जोर था कि सभी को हिजाब पहनना अनिवार्य है, चाहे बाल उस हेलमेट से ढक रहे हों फिर भी। तो अब हम देखते हैं इस सारे मुद्दे को, इन सारे अनुभवों के आधार पर अब हम देखते हैं। तो भारतवर्ष में जो हिजाब के मुद्दे अलग अलग जगह उठते रहे, कर्नाटक में भी उठा है, उससे पहले केरल में उठा है, और भी कई स्टेट्स में ये उठता रहा है। तो केरल का जो मैं जजमेंट देख रहा था, हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसमें जो पिटिशनर्स थी वो 2 नाबालिग लड़कियां थी, यानी वो लड़कियां थी जो बालिग नहीं हुई हैं, वो अभी छोटी हैं। एक नाबालिग लड़की, 2 लड़कियां कैसे कोर्ट जा रही हैं और वो कर रही हैं, तो निश्चित रूप से वो कोई अपने पैरों पर तो ये काम स्वयं से नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है मैं स्वयं अभी मेरी अच्छी खासी आयु है, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोर्ट जाने से मैं आज भी घबराता हूं, मेरी हिम्मत नहीं होती कोर्ट जाके मैं कोई केस कर दूं। तो एक नाबालिग लड़कियां कोर्ट में जाकर केस कर रही हैं, तो केवल ऐसा नहीं है कि वो लड़कियां स्वयं अपने दम पे ये कर रही हैं, निश्चित रूप से उनके पीछे कुछ लोग हैं जो उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको सामने में रख रहे हैं। उनको कह सकते हैं कि उनको सामने में रखकर खेल कोई और रहा है। कौन लोग खेल रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, तो इस पर आगे हम विचार करते हैं। तो जैसा कि तारिक फतह ने लिखा, इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, और वह बहुत सख्त व्याख्या करें। मतलब क्या है सख्त से, मतलब यह है कि कुरान किसी भी चीज की, जैसे आप संविधान ही देखते हैं तो उसकी कई सारी व्याख्याएं हो जाती हैं। एक ही धारा है तो एक जज अलग व्याख्या कर देता है, दूसरा जज अलग कर देता है, अलग अलग वकील, अलग अलग जज अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं।
आगे मैं बताऊंगा, तारिक फतेह ने एक कुरान की महिला व्याख्याकार का उल्लेख किया है, जिन्होंने जब महिलाओं के दृष्टि से कुरान की व्याख्या की तो यूरोप में उसका बहिष्कार हुआ, उसकी पुस्तकें, वो अनुवाद कहीं रखे जाने की अनुमति नहीं मिली और कहा गया कि वो बहुत, उन्होंने फलाने जगह से पढ़ाई नहीं की इसलिए हम नहीं रख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कुरान की भी जो आयतें हैं उसकी अलग अलग व्याख्याएं संभव हैं। जो सख्त व्याख्याएं हैं, जो वहां इस्लाम के पुरुषों ने, मुल्लों ने, जो मौलवियों ने जो व्याख्याएं की हैं, जो कठोरतम व्याख्याएं करेंगे, उसके अनुसार भी तारिक फतेह कहते हैं हिजाब अनिवार्य नहीं है। उसका विधान जरूर है कि ढकना है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। तो जब वो अनिवार्य नहीं है तो फिर यह केवल प्रतीक चिन्ह कैसे हुआ? मैं केरल के हाई कोर्ट के उस जजमेंट को पढ़ रहा था तो उसमें यह बात कही गई, वो जो प्ली दिया गया, जो तर्क दिया गया कि सिखों को आपने टर्बन की अनुमति दी है कि वो पगड़ी बांधेंगे, लेकिन यह आप विचार कीजिए कि जो सरदारों को ये पगड़ी की अनुमति है, एक भी सरदार पुरुष बिना पगड़ी का कहीं दिखता है क्या? आपको नहीं मिलेगा। सरदार है, पुरुष है, तो बच्चा भी है तो उसकी पगड़ी है। तो ये पगड़ी के बिना सरदार आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या देश की और विश्व की सारी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं पहनती हैं। तो इसका मतलब है यह केवल मजहबी प्रतीक चिन्ह नहीं है, यह वास्तव में हम विचार करें तो ये हिजाब भी और बुर्का भी, ये दोनों स्थानीय प्रतीक चिन्ह है। ये अरब की परंपरा में थे और उसका कारण था अरब का मौसम, अरब का जो वहां का वातावरण, उसका जो क्लाइमेट, टोपोग्राफी जो है, उसके हिसाब से आप देखेंगे रेत के तूफान उठते हैं वहां। बाल अव्यवस्थित ना हो, खराब ना हो, बालों में रेत ना घुस जाए, पूरे बाल को ढक के चारों ओर से बांधना पड़ता है। और इस बात को समझना हो तो आप महाराष्ट्र चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहां की लड़कियां, मैंने देखा है, मैं जाता रहा हूं इन इलाकों में, मैंने खुद भी देखा है, वो लड़कियां एक बड़ा सा गमछा लेकर उसको पूरा, केवल बाल नहीं, पूरा ऐसा बांधती हैं कि केवल छोटी छोटी 2 आंखें दिखती हैं और कुछ नहीं। मतलब ऐसी 10 लड़कियां खड़ी हो जाए, पहचान नहीं पाएंगे किसी को। और वो सब जगह पूरे ये में घूम रही हैं, पूरे इलाके में, और स्कूल भी जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, लेकिन वो बाइक पे या स्कूटी पे या ऐसे घूमने में तो इस्तेमाल कर रही हैं। कक्षा में जाते समय उसको खोल के पॉकेट में रख रही हैं, बैग में रख रही हैं, कक्षा में ऐसी जा रही है, वहां आवश्यकता नहीं है। बाहर धूप है, उससे बचने के लिए उन्होंने बांधा। अरब में हिजाब की आवश्यकता इसलिए क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है, वो एक स्थानीय स्थिति है। भारतवर्ष में इसके कारण आप देखेंगे अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके के वेशभूषा और परिधान है। हिमाचल में टोपी चलती है, राजस्थान में बड़ी पगड़ी चलती है, पंजाब में पगड़ी चलती है। आप चले जाएंगे दक्षिण भारत में तो वहां कुछ और व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं, ये विविधताएं, यह मौसम पे और वहां के स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। आज कोई राजस्थान में पगड़ी नहीं बांधता, अधिकांश लोग नहीं बांधते हैं, लेकिन उसको कोई यह नहीं कहता तुम इस कम्युनिटी से बाहर। तो इस्लाम भी में यह बात यदि आ रही है तो इसका मतलब कुछ और भी है। तो क्या है? अब देखिए, यदि हिजाब को की छूट है, अब मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि प्रतिबंध हटाना, प्रतिबंध तो कुछ नहीं है। वो क्या है, स्कूल का मामला था जो कर्नाटक में हुआ। एक स्कूल था, वो हायर सेकेंडरी का स्कूल था, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, इंटरमीडिएट कॉलेज कहते थे। इंटरमीडिएट कॉलेज का अर्थ होता था जहां पर केवल 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती थी, आफ्टर हायर सेकेंडरी 10वीं बोर्ड देने के बाद, और वहां ग्रेजुएशन नहीं होता था। तो ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेजेस को भी हायर सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। वो इंटरमीडिएट कॉलेजेस जो है वो अब तो झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में शायद एक आध स्थानों पर अभी भी हैं। तो वो एक हायर सेकेंडरी का स्कूल है जहां 11th-12th की पढ़ाई है, और वहां पर एक यूनिफॉर्म का उन्होंने रखा हुआ है कि ये यूनिफॉर्म रहेगा। उसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ कि नहीं, उसके बाद भी हम हिजाब पहनेंगे चाहे हम उसी कलर का पहने। मुझे स्मरण है, यहाँ केंद्रीय विद्यालय में जब मैं अपनी बेटी को भेज रहा था तो मैंने उनसे बहुत आग्रह किया कि इस टाइप का ये चीज हम पहना के भेजते हैं, उसी कलर का, और उन्होंने स्पष्ट मना किया कि नहीं पहनने देंगे। जो हमारे यहाँ से रिकमेंडेड है वही टोपी पहननी है, उन्होंने एकदम स्पष्ट किया और वो पहनना पड़ा उसको। देश के लगभग जगह पर, मुझे स्मरण आता है रांची के एक स्कूल में एक बच्ची को स्कूल से केवल इसलिए उसको बाहर किया गया क्योंकि उसने एक ताबीज पहन रखा था। वो क्रिश्चियन मिशन का स्कूल था। उसकी माँ ने वहां लड़ाई लड़ी, बातचीत की, लेकिन क्रिश्चियन मिशन का स्कूल था, उसने स्पष्ट कर दिया हमारे स्कूल में यह ताबीज नहीं चलेगा। तो ये सारे जो बातें हैं,
हिजाब हमको कहाँ लेकर जाएगा? जो हिजाब की छूट की डिमांड की जा रही है कि हमको ये मिलना चाहिए, पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए, यह कहाँ जाएगा? तो वास्तव में जो लोग हिजाब के पक्ष में बात कर रहे हैं, विशेषकर जो रेडिकल इस्लामिस्ट है लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो मोमिन स्त्रियां हैं, देखिए मैं और कुछ बातें, क्योंकि यहाँ 20 मिनट का समय है, ज्यादा मैं अधिक केवल बिंदु छोड़ता हूँ, बिंदु कुछ रख देता हूँ, उसका विस्तार नहीं करूंगा। मुसलमान शब्द उपयुक्त नहीं है, भारतवर्ष में मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं होता था। ये मुसलमान, ये कहना यूरोपियंस ने शुरू किया, भारत में उनको, और जो कुरान की अपनी व्याख्या उसमें मोमिन कहा जाता है, मोमिन और गैर मोमिन, वो मोमिन स्त्रियां हैं, मुसलमान शब्द ठीक नहीं है। दूसरा, तो जो मोमिन स्त्रियां हैं उनको हम यदि हिजाब की ओर ले चलते हैं, यानी कुरान की कठोरतम व्यवस्था जो व्याख्या है उस ओर हम ले जाना चाहते हैं, तो कठोरतम व्याख्याएं जो है कुरान की, वो उन स्त्रियों को कहां ले जाती हैं? तो वो ले जाती हैं, जैसा फ्रांको वाइटर ने लिखा, कि उनको कहीं अकेले नहीं जाना है। जो आज इस्लामिक कंट्रीज में, जहां तालिबान सक्रिय हो गया अफगानिस्तान में और भी ऐसे इस्लामिक कंट्रीज में, उन्होंने जहां शरिया को कठोरता से वो लागू करना चाहते हैं, वहां यह बात आती है स्त्रियां अकेले बाहर नहीं जा सकती हैं। तो क्या भारत की जो ये मोमिन स्त्रियां हैं जो कह रही हैं कि हमें हिजाब का अधिकार चाहिए, अब ये अधिकार का भी प्रश्न पता नहीं कैसे उनके मन में, उनको लगता है ये मेरा अधिकार है। यदि उनका ये अधिकार है तो फिर तो कुरान के अनुसार उनको अकेले स्कूल जाने की अनुमति नहीं है। यदि वो मोमिन स्त्रियां हैं, कुरान को पालन करने वाली हैं और कुरान के अनुसार वो चलना चाहती हैं, तो कुरान के अनुसार उनको अकेले घर से बाहर स्कूल तक भी नहीं जाना अलाउड नहीं है। और यदि वो जा रही है तो कुरान की तौहीन कर रही हैं। दूसरा, उनको को एजुकेशन में जाना अलाउड नहीं होगा, उनका नृत्य संगीत वर्जित हो जाएगा, ये कुरान में बिल्कुल प्रतिबंधित है। अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करती है, सारी उनके लिए मना है। यदि कुरान की सख्त व्याख्या को लागू करें तो कोई भी स्त्री टेलीविजन डिबेट्स पे नहीं बैठ सकती। पुरुषों से आप कैसे बहस कर सकती हैं? कुरान इजाजत नहीं देता। और यदि आप स्त्री हैं और सख्त कानूनों का पालन कर रही हैं, तो फिर आप राजनीति में कैसे हैं? आप राजनीति नहीं कर सकते। पुरुषों पर हुकूमत करना ये एकदम असंभव कृत्य है कुरान के सख्त व्याख्या के अनुसार। मैं कुरान के अनुसार अभी नहीं कह रहा हूं, जो कुरान की कठोरतम व्याख्याएं हैं उनके अनुसार। तो उन कठोरतम व्याख्याओं की ओर आप जो मोमिन स्त्रियों को धकेलना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? अच्छा, वही लोग दोनों तरह की बात करते हैं। हम एक कठोर व्याख्या भी लागू करेंगे और संविधान के अधिकार भी मांगेंगे। इनके बारे में मोहम्मद साहब ने जो कहा है, वो कहते हैं कि ऐसे लोग वो भेड़े हैं जो कभी इस बाड़े में जाती हैं और कभी उस बाड़े में जाती हैं। ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिकीन हैं, जिनको कुरान पर पूरी श्रद्धा नहीं है। और मुनाफिकीनों के लिए आप देखेंगे कुरान में सख्त सजाओं का प्रावधान है। तो जो जैसे कि अवैसी कह रहे हैं कि उनको हिजाब पहनी हुई स्त्री प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। अरे, यदि वो हिजाब पहनना अनिवार्य मानते हैं कुरान के अनुसार, तो हिजाब कुरान के अनुसार तो कोई स्त्री प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती। पुरुषों पर वह हुकूमत कैसे कर सकती है? तो ओवैसी क्या चाहते हैं कि कुरान को वो सम्मान करना चाहते हैं, कुरान को फॉलो करना चाहते हैं, या कुरान का अपमान करना चाहते हैं? तो यह जो है, जो मोहम्मद साहब ने कहा है कुरान में कि ये लोग जो मुनाफिकीन हैं, कभी एक बाड़े में जो इस्लाम का बाड़ा है यहां आ जाते हैं अपने फायदे के लिए, कभी दूसरे बाड़े में जो संविधान का बाड़ा है उसमें चले जाते हैं, वो भी अपने फायदे के लिए। यह गलत है और यह दंडनीय है। कुरान में इसके लिए कठोर सजाओं का विधान है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है जो हिजाब की जो छूट है, वो छूट शब्द ठीक नहीं है। हिजाब की जो अनिवार्यता को यदि हम उसकी डिमांड को माने, उस मांगों को हम स्वीकार करें, तो यह हमारे देश की जो मोमिन स्त्रियां हैं उनको उस मजहबी कट्टरपने की ओर धकेलता है जो धीरे धीरे बुर्के तक जाता है और अंततः स्त्रियों को घरों में नजरबंद रहने के लिए विवश कर देता है। यह एक प्रकार का तालिबानीकरण है और यह अराजकता को भी पैदा करता है। जो आंदोलन चल रहे हैं वो अराजक आंदोलन है। या तो आप तय कर लें कि कुरान को पूरी तरह फॉलो करना है, तो फिर जावेद अख्तर गीत नहीं लिख सकते। ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी और की प्रशंसा आप कैसे कर सकते हैं, चाहे वो महबूब हो? आप नहीं कर सकते, वो मना है।
और मकबूल फिदा हुसैन चित्र कैसे बना सकते हैं, चाहे किसी के भी बनाए। अल्लाह की बनाई हुई इस जो दुनिया है, इसका चित्र बनाना गुनाह है, हदूद क्राइम है, हदूद गुनाह है। और शाहरुख खान, सलमान खान नाच गा कैसे सकते हैं, महबूबा मुफ्ती भाषण कैसे दे सकती हैं पुरुषों की सभा में, शबाना आजमी इस प्रकार से बयान कैसे दे सकती हैं, ये सारी बातें मना हैं कुरान में। तो वो तय करें कि उनको कुरान को फॉलो करना है, उसकी कट्टरवादी व्याख्याओं को फॉलो करना है, अथवा उनको संविधान को मानना है। ये नहीं चलेगा कि आप कभी अपने मनमर्जी इसको मान लें, कभी मनमर्जी उसको पकड़ लें। तो आपको यह तय करना चाहिए और वह निश्चित करके बताने की आज आवश्यकता है। मैं बहुत सारे इसमें बिंदु और हैं, उनको अभी नहीं उठाऊंगा। मुझे लगता है कि अभी जो बिंदु मैं उठाना चाह रहा था मैंने रख दिया है। आगे चर्चा में या और भी विषय उठेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। आपने न केवल अपने संबोधन से, अपने वक्तव्य से बहुत सारी शंकाओं का भी समाधान किया है। यद्यपि अपनी ओर से भी आपने अनेक प्रश्नों को उठा दिया है कि हम कुरान की जो बहुत कट्टरवादी व्याख्याएं हैं, हिजाब के माध्यम से उसकी ओर समाज को, विशेष रूप से मुस्लिम औरतों को ले जाना चाह रहे हैं, या हमारा उद्देश्य क्या है इस संबंध में। तो मुझे लगता है कि उस संबंध में हमारी जो दूसरी वक्ता हैं आज की, मिस शालिनी अली, वह निश्चित रूप से उस पर प्रकाश डालेंगी और जो प्रश्न अभी कुछ अनुत्तरित रह गए हैं वह उनकी ओर भी ध्यान देंगी और उनका प्रश्नों का उत्तर स्वाभाविक रूप से उनके संबोधन से हम सबको मिल पाएगा। इस अपेक्षा के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं शालिनी अली जी को उनके उद्बोधन के लिए। शालिनी अली जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिज्ञासा को, राजकुमार जी को, महेश जी, आप सभी जितने भी लोग आमंत्रित हैं और जो मुझे इस जूम मीटिंग के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं अपेक्षा करती हूँ कि मैं आप लोगों तक अपनी एक बात रख सकूं। रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये बात बोलूंगी और आप सुनेंगे। आपको पूरा मौका है कि आप सवाल भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन और आंसर के जरिए में आप कर सकते हैं। पहली बात तो मैं इस बात से बहुत दुखित हुई हूं कि बार बार हमारे समाज में महिलाओं को आगे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी के तौर पे देखा जा रहा है। चाहे वो बिल रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो आज हिजाब की बात हो। और सबसे ज्यादा दुखद बात इस बात की है कि हम आज बच्चियों को तालीम के तरफ ले जाने की कोशिश में हैं और वहीं पे तालीम और एजुकेशन के रास्ते में काफी पत्थर सामने आ रहे हैं। हिजाब भी एक ऐसा मसला है जिसको मसला बनाया गया है और वो पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के राह में एकदम से आ गया है। कोरोना काल में बहुत कुछ खोया है, हमारे देश ने भी, बाकी के देशों ने भी। और सबसे ज्यादा जो लोगों ने खोया है वो हमारी आज की जो युवा भारतीय हैं, युवा लोग हैं, उन्होंने खोया है शिक्षा। हमें याद है जब हमारे एग्जाम्स आ रहे होते थे, परीक्षाएं आ रहे होते थे, तो 2 महीने 3 महीने पहले से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करते थे कि बेटा पढ़ लो, टेस्ट है, एग्जाम्स आ रहे हैं। टीवी लॉक हो जाता था, वीसीआर का दौर आ गया था मेरे टाइम पे, तो वीसीआर तो बिल्कुल ही लॉक कर दिया जाता था कि जो संडेज को मूवी देखने का सिलसिला होता था वो बिल्कुल बंद है। एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे ट्यूटर्स भी लगाए जाते थे। उस जमाने में ट्यूटर्स कोई अच्छे माने नहीं जाते थे, ये माना जाता था कि आप शिक्षा में इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको एक एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। वही दौर आज के जमाने में कोविड ने हमारे बच्चों से हटा दिया। बच्चे टैब्स में, मोबाइल्स में अंदर घुस गए और जैसे तैसे उन्होंने अपनी क्लासेस कंप्लीट करी। कोविड जैसे ही खत्म हो रहा था या हमारे देश ने पहल करी, काफी देशों ने तो पूरे 2 साल लॉकडाउन रखा। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने बहुत साहस के साथ धीरे धीरे करके लॉकडाउन की प्रक्रिया को खत्म किया और एक
नॉर्मल इन्वायरमेंट के तौर पे इस देश को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर करी और हम सब भी उसमें शामिल हो गए। जैसे कि हम लोग ने अपनी जिंदगी कायम करी, जिंदगी आगे ले जाने के लिए सोचना शुरू किया, वैसे ही बच्चों ने भी किया। स्कूल कॉलेजेस खुल गए, धीरे धीरे करके ऑफलाइन मोड में आ गए और वहीं पे एक मुद्दा सामने आ जाता है, वो है हिजाब का मुद्दा। हिजाब का मुद्दा क्या जानबूझ के लाया गया, बनाया गया, बच्चों को गुमराह किया गया, बच्चों के शिक्षा के तौर पे उनके रास्ते में रूढ़िवादी सोच लाई गई, इसी के बारे में हम लोग शुरू से बात करेंगे। तो यहाँ मैं आपको कुछ चंद चीजें इस्लाम के दौर से, कुरान के मद्देनजर से बताना चाहूंगी। जो पहला शब्द किसी भी मुसलमान के लिए आता है जब कुरान की बात आती है, वो बात आती है इकरा। इकरा का मतलब ही होता है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए हम सब आज चाहते हैं कि एक वो फीलिंग आए हमारे बच्चों में भी, चाहे वो मध्य वर्ग के हो, चाहे वो कम मध्य वर्ग के हो, चाहे वो गरीबी स्तर से नीचे के हो। हम चाहते हैं कि आज हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो सब पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ आगे बढ़े। मुसलमानों के लिए इस्लाम के दायरे में दो तरीके के इकरा है। एक इकरा होता है जो दीनी तालीम होती है और एक इकरा जो है वो दुनियावी तालीम, और दोनों का जिक्र है। जब आप दीनी तालीम की बात करते हैं तो दीनी तालीम आपको सही राह पे चलने के लिए और अपनी जिंदगी को एक अच्छी राह पे चलाने के लिए कहता है। इसी दीनी तालीम के तहत 5 फर्ज भी हैं जो आपको एक अच्छे मुसलमान होने के लिए आगे बढ़ाता है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। दुनियावी तालीम जो है, उस दुनियावी तालीम के तहत आप डॉक्टर, विशेषज्ञ, इंजीनियर, बिल्डर, कंस्ट्रक्टर, मैकेनिक, कुछ भी, जो भी आपको दुनियावी तालीम मान के आगे चलाता है और इस दुनिया को सक्षम करता है। दोनों इकरा, दोनों तालीम बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश में, सारे मुसलमान देशों में और सारे मुसलमानों के लिए। हमारे देश में मदरसाओं का जो चयन है वो हम सभी जानते हैं, सबके शहरों में, सभी के देश में होते हैं मदरसा। पर हमारे देश में मदरसाओं को एक गवर्नमेंट एडेड मदरसा के तहत भी है और नॉन गवर्नमेंट एडेड मदरसाओं के तहत भी है। मदरसाओं का भी मुद्दा उठा था जब असम में कुछ मदरसाओं को बंद करने पे बहुत बड़ा आक्रोश आया था सामने। तब लोग ये भूल गए थे कि वो मदरसाएं इसलिए नहीं बंद करी जा रही थी कि वो आपको इस्लामिक तालीम दे रही थी, दीनी तालीम दे रही थी, पर इसलिए क्योंकि वो आपको एक साइडलाइन करके सिर्फ अरबिक तौर पे, वो एक तो गवर्नमेंट एडेड मदरसाएं थी जहां पे आपको सिर्फ अरबिक एजुकेशन के तौर पे दी जा रही थी, आपको दीनी तालीम नहीं दी, आपको दुनियावी तालीम नहीं दी जा रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपकी गवर्नमेंट एडेड मदरसाज हैं आज के डेट में, वो सारे मदरसाओं में अब स्किल एजुकेशन भी लागू कर दिया गया है, ब्रिज कोर्सेज लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत अगर आपने मदरसा से पढ़ाई लिखाई कर ली है तो आप किसी भी कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, किसी भी आगे स्कूल में उसी लेवल से आप अपनी तालीम वहां पर भी पूरा कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी कोशिश रही है मोदी सरकार की, खास तौर के कुछ ऐसे इलाकों में जहां पे सिर्फ दीनी तालीम ही दी जा रही थी। उसमें मैं आपको कुछ स्टेट्स बताऊंगी, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, असम में भी। इन सारे स्टेट्स में मदरसाओं की तादाद बहुत ज्यादा रही है। जब हम दीनी तालीम से आगे बढ़ के दुनियावी तालीम के तरफ में आते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर आया था, क्योंकि ये बहुत सालों से एक चयन चला जहां पे सिर्फ जो मदरसा के बच्चे थे वो सिर्फ टेक्नीशियंस, मोबाइल टेक्नीशियंस, कारपेंटर्स, मैकेनिकल्स, सिर्फ वो बन रहे। वो आगे बढ़ के आईएएस, आईपीएस, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के आगे आप देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने की तो सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो उन ब्रिज कोर्सेज के तहत आगे पढ़ नहीं पाए। तो सबसे पहली जो मैंने आपको कहा था इकरा
की जो कमी रही है वो इकरा की कमी रही है, जिसको धीरे धीरे करके हमारे देश में एक बदलाव आ गया है। अब इकरा के आगे मैं आती हूं तो जो दूसरी बात आती है जो कुरान में है वो है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। माने जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, उस जमीन में आप उस जमीन के लिए जो उसकी लॉज हैं, जो उसकी रेगुलेशंस है, जो कानून है, उसको भी आप फॉलो करिए तो वो आपका आधा ईमान। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स that you live in the country, you love the country, and you follow the law of the country. In India, we have a major issue where Muslims, as a fact, are going through a complexity of being called as only a minority, whereas the Muslims in India are the second largest majority. जब आप पहलू को दूसरे तरफ से बदल देते हैं तो वो आपका बदला हुआ पहलू ये होता है कि आप सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं है, आप एक सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं इस देश में। और इसी का फायदा उठाते हैं लोग जो कहते हैं कि आप इस तरीके से चलिए, आप अपने ईमान पे चलिए, आप इस मौलाना की बात सुनिए, आप इस मौलवी की बात सुनिए। कुछ कट्टरपंथी लोगों के बहकावे में आकर ऐसी एक ट्रेडिशन, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिससे कंट्रोवर्सीज बदल बदल के सामने आती। मैं वापस हिजाब के कंट्रोवर्सी में आती हूं। कुरान में 4 जगहों पे हिजाब के बारे में बोला गया है। मैं पढ़ के बोलूंगी क्योंकि जैसे रविशंकर जी ने भी कहा कि हम सब एकदम से परफेक्टली आलिम तो नहीं है, पर हम जरूर, मैं उनको अपलॉड भी करती हूँ कि उन्होंने इस बात को कहा कि वो बार बार कुरान पढ़ते हैं, उसको रेफरेंस टेक्स्ट में लेते हैं। अगर यही सोच आज के डेट में सभी लोग रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो आई एम श्योर, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नॉलेज इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वैसे ही हम सबकी एक जो ब्रॉडनिंग थिंकिंग, ब्रॉडनिंग स्पेक्ट्रम है वो बढ़ती रहेगी। जो वर्स 31 एंड 60 है सूरह अन-नूर में और वर्स 53 और 59 है सूरह अन-हज़ब में, दोनों हिजाब के बारे में बोलते हैं। जब हम सूरह नूर की बात करते हैं तो मैं हिंदी में व्याख्या उसकी ये करूंगी, ए ईमान वाले पुरुषों, मैं उनसे कह देता हूं कि अपनी निगाहें को बचा कर रखें, अपने गुप्त अंगों को की रक्षा करें, यही उनके लिए अधिक अच्छी बात है। अल्लाह को उनकी पूरी खबर रहती है जो कुछ वह किया करते हैं। और वही अन-नूर 31वें में कहा जाता है, ए ईमान वाली स्त्रियों से कह दूं कि वो भी अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपने गुप्त अंगों की रक्षा और अपने श्रृंगार को प्रकट ना करें सिवाय उसके जो उनमें खुला रहते हैं, और अपने सीनों को अपने दुपट्टे से ढक दे। अल-हज़ब में कहा जाता है, ए नबी अपनी पत्नियों को और अपनी बेटियों को, ईमान वाली स्त्रियों से कह दे कि वो ऊपर अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका दे। इससे इस बात की अधिक संभावना है कि वो पहचान ली जाए और सताए ना जाए। इस्लाम के दौर में पगान का दौर भी था जहां वो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, और उन्हीं पगानों के दौर में जब ये बात कही गई थी तो ये इसलिए कही गई थी कि महिलाएं और औरतें सताई ना जाए। जंगों का दौर रहा है, जंगों का दौर आज भी है, जैसे आज रशिया और यूक्रेन का है। उस जमाने में जंगों का दौर और भी था, वहां पे महिलाएं भी जंगों में गई हैं, पुरुषों के साथ में महिलाएं भी गई हैं जंग, पर उनको सताए जाने का जो एक मजबा था वो जारी रहता था। आप हिजाब करें या आप हिजाब ना करें, वो आपकी और आपकी तरबियत के ऊपर। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आज बच्चे पैदा होते ही, बच्चे जैसे ही छोटे हो जाते हैं, 2-3 साल के हो जाती हैं, लड़कियों को हिजाब पहना देते हैं। तो वो पहले ही चयन कर लेते हैं कि हमारी बच्चियां हिजाब करेंगी, तो वो इसका भी चयन करती हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके कौन से स्कूल में पढ़ेंगे। और बहुत से ऐसे मुसलमान परिवार हैं जो अपने बच्चियों को हिजाब नहीं पहनाते,
पर आज मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ, दिल्ली में एक मुसलमान एरिया में रहती हूँ, जहां बच्चियां हिजाब करती जरूर हैं पर वो स्कूल जाती हैं बिना हिजाब के। आप जब स्कूल जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे उन स्कूलों में जा रहे हैं, तो वो उन स्कूलों में सुरक्षित हैं। आप स्कूल को आप एक दर्जा देते हैं कि हमारे बच्चे उन स्कूल में जाएंगे तो शिक्षा लेंगे, इकरा लेंगे, कुछ सीखेंगे। और आपको अपनी तरबियत के ऊपर पूरा यकीन है कि हमारी बच्चियां अगर कॉलोनी में घूम रही हैं हिजाब में, तो स्कूल में उन्हें हिजाब पहन के जाने की जरूरत ही नहीं है। साथ ही स्कूल जब आप जाते हैं तो वहां पे एक आपका यूनिफॉर्म होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हिजाब अलाउड नहीं है, तो आप अपनी बच्चियों को हिजाब नहीं पहनाकर भेजते। ये मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां ये हो रहे, बहुत से क्षेत्र हैं। हाल फिलहाल में बहुत सी महिलाओं के साथ मिली हूँ, मुसलमान गांव में भी गई हूँ, क्योंकि एक हमने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है जो मुस्लिम महिलाओं के लिए है कि वो बाहर निकले और अपनी जो उनको एक हक दिया गया है मतदान करने का, उसका प्रयोग करें। जो नीतियां सरकार ने दी हैं, उन नीतियों के बारे में बताया है, उनकी हैंडीकैप्स के बारे में भी बताए हैं, और उन्हें आगे बढ़ने की एक फीलिंग होती है, एक इंस्पिरेशन होती है, वो हमने प्रदान करने की कोशिश करी है। ऐसे क्षेत्रों में कहीं पर भी हिजाब और बुर्खे की कोई बात नहीं। तो क्या ये हिजाब का मुद्दा जानबूझ के लाया गया क्योंकि हमारे देश के 5 राज्यों में इलेक्शंस का दौर चल रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, क्योंकि इलेक्शंस का दौर चल रहा है, हम सब जानते हैं बहुत सारी बाहरी ताकतें भी होती हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं, देश के अंदर के फोर्सेस भी हैं, बहुत से छुपे लोग हैं, कट्टरवाद लोग हैं, जो बच्चों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी हिजाब के मुद्दे को देख लेते हैं, तो इसी हिजाब के मुद्दे में कोर्ट में ये बयान दिया गया है कि उस स्कूल में जो प्री कॉलेज स्कूल है, 11-12 स्टैंडर्ड का स्कूल है, उसमें यूनिफॉर्म 2004 से लागू हुआ। साथ ही वहां पे 100 से अबव संख्या की छात्राएं पढ़ रही हैं। जब उन छात्राओं को बोला गया था कि आप हिजाब हटाकर कक्षा के अंदर बैठिएगा और अपने पेपर दीजिएगा, प्री बोर्ड्स के एग्जाम दीजिएगा, तो सिर्फ 6 छात्राओं ने इनके ऊपर आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद जब उन्होंने अपने अभिभावकों को बुलाया और बताया और समझाया कि ये प्री बोर्ड्स की बात है, तो ना तो किसी अभिभावक ने, ना ही किसी बच्चे ने इस बात की डिमांड करी कि हमें आप एक अलग कक्षा में बिठाकर एग्जाम देने की अनुमति दे दीजिए। उनका सिर्फ एक यही कहना था कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है और आप हमारे फंडामेंटल राइट के तहत आप हमसे हिजाब नहीं उतार सकते। जितनी देर में ये मुद्दा बढ़ना शुरू हुआ, मीडिया पहुंची, प्रेस पहुंचा, गेट्स बंद करे गए और ये आग की तरह फैल गया। सिर्फ कर्नाटका में नहीं, पूरे देश में फैला दिया गया। तो क्या ये मुद्दे को जन्म दिया गया जानबूझ के? मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जी हां, जानबूझ के। क्योंकि आज मुसलमान महिलाएं सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी आगे बढ़ रही, बढ़ के आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हिजाब और बुर्खा कभी उन महिलाओं के सामने नहीं आया। कर्नाटका में एक और लड़की है, जिस लड़की को हाल फिलहाल में 2021 में डीएम बनाया गया, वो भी मुसलमान छात्रा है। उसने अपनी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करी है और वो हिजाब नहीं पहनती है। क्या वो एक कम मुसलमान है? मेरा एक पहला ये जवाब नहीं। आपकी रिलेशनशिप आपके अल्लाह के साथ, खुदा के साथ, भगवान के साथ आपकी खुद है, वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप। आप एजुकेशन को एक रिलीजन बना दीजिए, सारे मुद्दा अपने आप साइडलाइन हो जाएंगे। पर अगर आप रिलीजन को एक मुद्दा बनाकर एजुकेशन के लाइन पे लेकर आएंगे, तो वो सिर्फ देश का ही प्रोग्रेस में आगे आता है। आप किसी देश को अगर बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आप पहले उसके युवाओं को बर्बाद करिएगा,
ना उनको पढ़ाकर और उनको इन्हीं कट्टरवाद सोच में बीच में उलझाकर। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे हज 14-13 साल के बच्चों से कराया जाता है, वहां का चयन है। इंडोनेशिया है ऐसा देश। इंडोनेशिया में बच्चों को कम उम्र में हज कराया जाता है, जहां की भारत एक ऐसा देश है, पाकिस्तान भी ऐसा देश है, बांग्लादेश भी ऐसा देश है, जहां हज का चयन नॉर्मली तब होता है जैसे कि आपने अपनी दुनिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की शादी, किसी का कर्जा सब खत्म करने के बाद फिर आप सोचते हैं कि अब हम हज पे जाएंगे। आप नियत बांधते हैं हज पे जाने के लिए और फिर आप नियत बांध के हज पे जाते हैं। ये पहला किस्सा नहीं है इस्लाम में किसी चीज को लेकर जहां कोई मुद्दा ना बनाया गया। ऐसे बहुत से हैं मुद्दे जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में नहीं बाकी सारे धर्मों में भी पाए जाते हैं, और ये सारे मुद्दे वही लोग बनाते हैं जो कट्टरवाद सोच रखते हैं, जो गुमराह करने की सोच रखते हैं। अफसोस इस बात का है कि आज की आवाम, आज की युवा इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। 3 दिन पहले एक रूलिंग आई थी जहां पे ये कर्नाटका बेंच में ये साफ तौर से बोला गया था, द फीलिंग ऑफ वननेस, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड shall be promoted within an institution if we follow the uniforms. In educational institutions, students should not be allowed to wear identifiable religious symbols or dress codes catering to their religious beliefs and faith. Allowing this practice would only lead to a student acquiring a distinctive identifiable feature which is not conductible for the development of a child. 100 बच्चे हैं जिनमें से 5 बच्चे या 10 बच्चे हिजाब पहनते हैं, 90 बच्चे हिजाब नहीं पहनते हैं। ये राइज देता है कंपटीशन का, ये एक नया मुद्दा बन जाता है क्योंकि बच्चे आपस में फिर कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, क्या तुम अल्लाह में विश्वास रखते हो, क्या तुम एक अच्छे मुसलमान हो। और ये कंपटीशन और ये राइज सिर्फ हिजाब तक नहीं रहता। जब कोई मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो सबसे पहले ये बात करी जाती है कि आपके घर के आसपास जितने मस्जिद हैं, आप मस्जिद में जाइए और आप नमाज पढ़ें। बहुत से लोग हैं जो जाते ही हैं मस्जिद में कि हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, जाते हैं वहां नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी कॉलोनी की, अपने क्षेत्र के, अपने शहरों की बातचीत करके चुपचाप वापस आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मस्जिद नहीं जाते हैं, वो अपने घर में नमाज पढ़ते हैं। तो क्या जो आदमी घर पे नमाज पढ़ता है वो कम मुसलमान है? क्या आप उसकी कंपैरिजन उस आदमी के साथ कर सकते हैं जो मस्जिद में जाता है नमाज? ये एक प्रश्न है कि कौन आपको बताएगा कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं या नहीं है? क्या वो हिजाब बताएगा किसी भी लड़की को कि उसके लिए एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए हिजाब पहनना जरूरी है और वो इकरा के लिए हिजाब पहनकर ही जाएगी। यहाँ मैं एक ऑब्जेक्शनेबल बात ये भी कहूंगी कि जब उन बच्चियों की आधार कार्ड कोर्ट में जमा किए गए तो उन आधार कार्ड्स में उन बच्चियों ने हिजाब नहीं पहना हुआ। तो क्या मेरा जो प्रश्न वापस आता है वो यही है कि हिजाब को मुद्दा बनाया गया है। क्या हिजाब को ही मुद्दा के तौर पे हमें देखना चाहिए? मेरा जवाब इसमें यह है कि नहीं, हमें हिजाब को एक मुद्दे के तौर पे नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी युवाओं को ये बात समझानी चाहिए कि वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप हिजाब पहने या ना पहने। लेकिन जब आप शिक्षा के लिए किसी शिक्षा केंद्र में जा रहे हैं तो वहां आप देख लीजिए कि सिर्फ आप एक स्टूडेंट नहीं है, वहां और भी ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ते हैं, जो अपना धर्म अपने घर पे छोड़ के सिर्फ एक छात्र बन के पढ़ने जाते हैं। हम गुरुओं का मान करते हैं, हम गुरुओं को उस नजरिए से देखते हैं जहां पे वो हमें एक सही राह पे ले जाने के लिए दिखाते हैं, जिससे वो हमें कुछ बनाते हैं। तो क्या हम उन गुरुओं के ऊपर उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं जो आज
शिक्षा देने के लिए कॉलेज और स्कूल में पहुंच रहे हैं, पर एक मुद्दा बनाया जा रहा है सिर्फ हिजाब को लेकर, और वहां पे शिक्षा केंद्र बंद कर दिए गए। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं शिक्षा केंद्रों की, तो हमारे पास गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, माइनॉरिटी स्कूल्स भी होते हैं, हमारे पास कैथोलिक स्कूल्स भी होते हैं। मुझे याद है बचपन में जब हम किसी शादी में जाते थे और हमारे साथ हमारे और भी दोस्त होते थे, तो उन क्षेत्र में, उन शादियों में बहुत सी ऐसी मेरी सहेलियां थी जो मेहंदी नहीं लगाती थी। मेहंदी ना लगाने का सिर्फ एक ही एक रीजन होता था कि जब हम वापस स्कूल जाएंगे तो हमारी जो सिस्टर है, हमारी जो टीचर है, वो हमें डांटेंगी या हमें फाइन लगेगा। ये हकीकत है दिल्ली के स्कूलों की भी। आप अगर किसी भी क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं, कैथोलिक स्कूल्स में जाते हैं, तो वहां पे उनका जो सिस्टम है वो ये कहता है कि आप अपने रिलीजन को घर पे रखिए। कोई भी ऐसी चीजें जैसे मेहंदी हो गई, बैंगल्स हो गए, नेल पॉलिश हो गई, बिंदी हो गई, या कोई भी आप देखिए धागा हो गया, ताबीज हो गई, दिखना नहीं चाहिए। हर बच्चों की यूनिफॉर्म बिल्कुल क्रिस्प आयरन होनी चाहिए, सफेद होनी चाहिए, शूज पॉलिश्ड होने चाहिए। मैं उसको डिसिप्लिन का नाम देती हूँ, मैं उसको इक्वालिटी का नाम देती हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को भेज ही रहे हैं उस डिसिप्लिन के लिए। घर पे हम देखते बच्चे डिसिप्लिन नहीं रहते। कोरोना के टाइम पे तो हमने स्पेशली देख लिया, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया, पढ़ाई करते करते कार्टून नेटवर्क चालू हो जाता है, हमें खुद नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। एक स्कूल में जो 8 घंटे वो बिताते हैं, वो 8 घंटे ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि उस 8 घंटे में बच्चे कड़ी निगरानी में हैं। अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स सिखाते हैं, और सारे टीचर्स सारे बच्चों के लिए, जो 40 बच्चे क्लासरूम में होते हैं, उन सबकी अपनी अलग अलग व्यूइंग होती है, उनके अलग अलग सोच विचार होते हैं। तो जब हम सिर्फ हिजाब की बात कर रहे हैं, तो फिर हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे स्कूल्स पहले से हैं जिन्होंने मुद्दे बनाए हुए हैं कि हम शिक्षा देंगे और हम सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करेंगे अलोंग विद। तीसरी चीज जो हम सामने आ जाते हैं, डिवीजन करना लोगों का रिलीजन के बेसिस पे। आज एक बहुत अहम मुद्दा उठा है कि जब महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती है और बुर्का पहनती है तो एक अपरोर हो जाता है। हालांकि सरदार जो सिख होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं तो वो अपरोर क्यों होता है? ये देश कभी एक था, अखंड भारत था। हमारी सोच आज भी यही है कि वो फिर एक अखंड भारत की तरफ जाए। बहुत महान विशाल देश। इस देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग विश्वास के साथ रहते हैं, पर सबके सब जब बाहर जाते हैं तो अपने आप को भारतीय बुलाते हैं। डिवीजन और डिवाइड और रूल करने का जो है वो आज से नहीं है, वो अंग्रेजों के जमाने से है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारा देश बहुत महान है, बहुत विशाल है, अखंड भारत रहा है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने देखा कि इस देश की एकता ऐसी है कि इसको कहीं पर भी किसी भी तरीके से इसको तोड़ा नहीं जा सकता, यहाँ राजा रंक सब एक दूसरे के साथ हैं, तो उन्होंने धर्म का मुद्दा बनाया। और वहीं से 1857 का रिवोल्ट जब चालू हुआ था तो वो यही हुआ था कि उन्होंने जो बुलेट्स, जो कार्ट्रिजेस की कहानी शुरू करी थी कि वही एक मुद्दा बनाएंगे जिससे हम डिवाइड और रूल करेंगे। उन्होंने वो उस समय पत्ता खेला और वो आज तक हमारे देश में चल रहा। उस डिवाइड और रूल की जो दरार है वो पार्टीशन से भी ज्यादा खतरनाक दरार बन के हमारे देश में, और वही दरार कुछ कट्टरवादी लोग आज फिर चालू कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं, पर अलग सांप्रदायिक दलों को लेकर आकर वो अलग धर्मों के लोगों के बीच में इस भय को लाने की कोशिश करते हैं। जब सरदारों की बात करते हैं, पगड़ी की बात करते हैं, तो उनके 5 क होते हैं उनके धर्म में, केश, कंघी, कड़ा, कच्छा, इन सारे, और जो 5 कड़ा लेकर कृपाण कृपाण कृपाल, थैंक यू सर।
आप ये देख लीजिए कि जब आपके केश लंबे हैं, बहुत कॉमन सी बात है, आप उसको बांध के अपनी पगड़ी पहन रहे हैं, तो क्या आज आप कोई भी सरदार, मोना सरदार की बात नहीं कर रही हूँ, मोना सरदार भी बाद में आए थे जब दिक्कतें आई थी सिखों के ऊपर में, क्या आपको कोई भी सरदार बिना अपने पगड़ी के नजर कोई नहीं नजर आएगा। आपको ऐसा कोई सरदार बिना पग के नहीं नजर आएगा। बल्कि अभी आजकल तो नया फैशन भी, ट्रेंड भी शुरू हुआ, जहां सरदारों ने टोपियां भी पहननी शुरू करी, काफी चीजें शुरू हुई। उनका भी उन्हीं के धर्म के लोगों ने बहिष्कार किया कि नहीं, पहनिए, आप अपनी पगड़ी पहनिए, चाहे आप कपड़ा कैसे ही करके पहनिए, आपने अपनी पगड़ी पहननी जरूर। वो उनके लिए एक मैंडेटरी, उनके रिलीजन के लिए, उनकी रिलीजन में मैंडेटरी है। हिजाब के ऊपर बहुत से ऐसे हैं लोग जो हिजाब नहीं पहनते हैं पर वो मुसलमान, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो बुर्का नहीं पहनती पर वो मुसलमान। आप सिखों की बात को अगर बीच में इसमें लेकर आएंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बजाय किसी और के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जब आप देश को तोड़ने की बात करते हैं तो आप हुब्बुल वतनी, निस्फुल ईमान की बात करिए और देश को एकत्रित एक बार फिर करिए। मैंने बार बार बच्चों से भी जब बात करी है, काफी टीवी शोज भी करी है, मैंने उनपे सिर्फ ये कहा कि ठीक है, आपको लगता है आपको हिजाब पहन के स्कूल में जाना चाहिए, तो अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपने ये डिसाइड कर दिया है। और उनका कहना है क्योंकि ये कुरान में लिखा हुआ है तो हम इसे फॉलो करेंगे। तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछती हूँ, बेटा मुझे ये बता दो, फिर कुरान में लिखी हुई जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें, क्या उन सबको आप फॉलो करते हो? अगर उनमें से आप में से कोई भी एक हाँ कह देगा तो मैं लड़ूंगी आगे खड़े होकर कि हाँ, हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का पार्ट बना दीजिए। आप यकीन मानिए किसी ने भी अब तक हाँ नहीं, क्योंकि हिजाब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने सर को आपने ढक दिया। हिजाब आपके आंखों के लिए, आपके दिमाग के लिए और खास तौर पे आज के आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए भी जरूरी है। मैं बहुत से ऐसे फैमिलीज में जानती हूँ जहां पे वो खास तौर पे कहते हैं कि आप पढ़िए, नमाज पढ़िए, अजान होती है, अपनी घर की महिलाओं को बोलते हैं, चलो 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 बेगम पढ़ ले, आपने नमाज पढ़ लिया, जाइए जाइए जाइए, और खुद बैठे चाय पी रहे होते हैं। क्या ये एक हिपोक्रिटिकल सिचुएशन नहीं है? जो ये कट्टरवादी लोग हैं वो बच्चों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसके अलावा आप ये देखिए कि इसमें उनको बैकिंग कहां से मिल रही है। न्यूज चैनल टीवी को एक न्यूज मिल गई, वो वहां उस स्कूल में पहुंच गए और उसी समय पे इंटरनेशनल मीडिया में ये पूरी बात फैल गई। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतने घनिष्ठ रिलेशनशिप्स अलग देशों के साथ बनाने की कोशिश भी करी थी? मोदी सरकार के आते ही आपको लगेगा कि शायद मैं बहुत ही ज्यादा मोदी जी का प्रचार कर रही हूं, पर मैं एक प्रोग्रेसिव इंसान की तरफ सोच रही हूँ। और आपको ये बता दूं कि जब मैं भी बाहर जाती हूँ या हमारे बाहर देश के दोस्त हमसे बात करते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी एंटरप्राइजिंग, he walks very confidently, he speaks, he knows what he wants to do. तो जब हम बात करते हैं मोदी जी की, तो he knows what he wants to do with the country. वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री को एक सुपर पावर के तौर पे हमारे देश को एक बार फिर नंबर 1 में लाना चाहता है। क्या ये सब एक साजिश नहीं है कि पिछले 1 साल में मोदी जी के ऊपर एक बहिष्कार का एक दौर शुरू हो रहा है? अगेन इलेक्शंस, यूपी इलेक्शंस, आप देखिए जब पूरे देश, पूरे विश्व में कोविड का हाहाकार मचा हुआ था, हमारे देश में
सबको राशन मिल रहा था, मेड इन इंडिया का काम शुरू हो गया था, वोकल, यूज लोकल, ये सारे जो मोटोज थे जिसके वजह से बहुत सारी एनजीओज भी थी जिन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया, जिन्होंने लोगों को उत्साह करके उनसे काम करवाना शुरू किया, लोगों के घरों में आमदनी आनी शुरू हुई, ये सारी चीजें किसने करी? और अगर आज हम अपने देश में बहुत से ऐसी चीजों का उत्पादन खुद करते हैं तो हम खुद सक्षम हो रहे हैं, हम एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस राह पे चल चुके हैं। तो क्या ये सारी चीजें इंटरनेशनली प्रेस में जाने से, इंटरनेशनली पावर और फोर्स देने से, क्या ये सब एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा हमारे देश को? मैं फिर उसी बात पे आ जाती हूँ कि कुरान कहता है कि आप हुब्बुल वतनी बनिए। तो क्या आप अपने देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं? क्या आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सब एक साजिश है अपने ही देश को नीचे लाने के लिए? बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने हिजाब के ऊपर बैन किया हुआ है, बल्गेरिया है, बेल्जियम है, श्रीलंका तक ने, फ्रांस में बहुत अप्रोर हुआ, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड्स है, ऑस्ट्रिया है। Austria was one of the only countries that was the safest during COVID. I think वहां ऑस्ट्रिया में तो लॉकडाउन की प्रक्रिया भी शायद 2 या 3 हफ्ते रही थी। It was one of the fastest moving countries जहां पे कोविड वैक्सीनेशंस 100% सबसे ज्यादा जल्दी से हुआ था। तो do you think it's a country that is not thinking for its nationals? Or do you think India is the only country जो मुसलमानों के हित में नहीं सोच रहा है? क्या इंडिया में सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए ब्रिज कोर्सेज नहीं शुरू करे? इसीलिए जब मैं बात करती हूँ, आज जब मेरे को बोला गया कि आप आइए और आप हिजाब के बारे में बात करिए, तो आई वाज मोर देन हैप्पी, जस्ट टू इंश्योर कि सबको ये बात पता चले कि हमारा देश जो है एक सेक्युलर स्टेट है। एक सेक्युलर स्टेट के होते होते फंडामेंटल राइट्स भी हैं, पर कहीं कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जहां पे आपको किसी और धर्म को नीचे दिखाने का हक दिया गया। हिजाब की जगह अपनी जगह है, पढ़ाई की जगह अपनी जगह है, इस सोसाइटी के तरफ हम सबकी जो जिम्मेदारी है वो अपने जगह। और मैं यही चाहूंगी कि आज की जो आवाम है, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो इन सारी कट्टरपंथी फंडामेंटलिस्ट लोगों से दूर रहें और बाकी सोचें, क्या वो आगे अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं? क्या वो कुरान को सही तरीके में, सही मायने में फॉलो करना चाहते हैं? तो जरूर करें और इन सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहें। आप पढ़ाई को, शिक्षा को, एजुकेशन को एक नया धर्म बनाइए। आप अपने धर्म को अपने तरीके से निभाइए, पर किसी और के ऊपर थोपने का काम ना करें। और इन सारी साजिशों के पीछे जो लोग हैं उनके ऊपर से पर्दाफाश करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी और एक बार फिर मैं आप सबका दिलो दिल से बहुत ज्यादा आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने एक मौका दिया कि आपने मेरी बातें सोची, समझी, और अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आपने बहुत अच्छे से अपने विषय को सामने रखा। और जैसा आपने कहा कि बहुत लंबे समय से भारत में ऐसे स्कूल रहे हैं जहां पर मुस्लिम बच्चियां जो हैं लंबे समय से पढ़ती रही हैं और वहां पर हिजाब की कोई व्यवस्था नहीं रही है। और मैं स्वयं बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में है दिल्ली के, और वहां आधे से अधिक लगभग जो बच्चियां हैं वो मुस्लिम समाज से आती हैं, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो चांदनी चौक के आसपास का सारा क्षेत्र पड़ता है और फतेहपुरी और ये सारा। लेकिन वहां पर कभी भी किसी ने हिजाब के लिए आज तक आवाज नहीं उठाई। मेरी बेटी की कक्षा में हमेशा ही 50% लड़कियां मुस्लिम समाज से आती रही हैं, लेकिन वहां कभी ऐसे इशू नहीं उठे हैं। तो आपका ये बिंदु बहुत सही है कि पहले से ये सब व्यवस्थाएं रही हैं और इसको जानबूझ करके शायद मुद्दा बनाने की कोशिश किस समय पर की गई है, जबकि चुनाव है और हम अक्सर चुनावों से पहले इस तरह के मुद्दों को हवा देते हुए हमने देखा है लोगों को कि किस तरह से उनको यूज किया जाता रहा है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा शायद आज उपलब्ध नहीं है हमारे बीच में, जितना मैं अभी देख रहा था। तो राज जी हमारे बीच में हैं, मैं राज जी से अनुरोध करूंगा कि वो
एक बार विषय पर अपनी बात रखें ताकि उसके बाद प्रश्नों को लिया जा सके। आप सबसे अनुरोध है कि अपने प्रश्न आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वर्चुअल रेज हैंड करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रामनिवास जिंदल जी का हैंड रेज हो भी गया है। मैं एक बार पहले राज जी से अनुरोध करूंगा, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, कि वो अपनी बात रखें और हम लोगों को मार्गदर्शन करें। आदरणीय राज जी। महेश जी, मैंने आपकी आवाज सुनी है। सभी को प्रणाम। मुझे थोड़ा ज्वाइन करने में देरी लगी। मैं शुरू में ही 2-4 बातें कह देना चाहता था, लेकिन मैं अब कह रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि लोग प्रश्न पूछें या अपनी संक्षिप्त टिप्पणी करें। मैं भी 2-3 मिनट में अपनी बात कहूंगा। मैंने अभी शालिनी जी को काफी सुना और मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल मुद्दे को ठीक से हमारे सामने रखा है कि ये देश को एक गलत दिशा में ले जाने के जो भी प्रयत्न देश में चल रहे हैं, मैं तो उसका बड़ा सिंपल रूप में इस तरह से प्रस्तुत करूंगा कि शायद जब से मोदी आए हैं, मोदी कोई एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक विचारधारा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन विचारधारा के साथ साथ वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के नाते भी उनको बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री के नाते भी करनी है। तो जब से मोदी आए हैं तब से देश में एक अच्छा खासा ऐसा वर्ग भी है कि जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमारे देश की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक के हिसाब से बहुत शुरू से चल रही है। वो केवल मोदी जी के आने के बाद नहीं है। लेकिन कमाल ये है कि उस राजनीति को बहुत ही बेशर्मी से देश के सामने बुलाने की कोशिश होती है, क्योंकि मुस्लिम समाज, बहुत सारा समाज ऐसा है कि जो हम कह सकते हैं गरीबी में है, शायद पढ़ाई लिखाई में भी पीछे है। तो मुस्लिम समाज को जितना भड़काया जा सके और जितना भड़काकर फिर उनके वोटों को कंसोलिडेट किया जा सके। मैंने कहा कि ये मुस्लिम वोट बैंक की बात कोई नई नहीं है, लेकिन उसको कुछ लोग छोड़ने को तैयार नहीं है और इसलिए शायद जितने बीजेपी से अलग चलने वाले दल हैं उनमें एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि फिर मुस्लिम वोट किसके साथ खड़ा हो जाए। तो इसलिए, और क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव भी थे, तो शायद ये भी एक अनुकूल मौका माना गया। अब ये तो समय आएगा और लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सब काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। कईयों के समझ में आ भी रहा है, इसलिए राजीव गांधी भी मंदिरों में जाने लग गए हैं वगैरह, राहुल गांधी भी मंदिरों में जाने लगे हैं और अब मंदिरों में जाने का भी एक रिवाज वो पकड़ रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि कैसे मुसलमानों को कंसोलिडेट किया जा सके, कैसे उनके वोटों को ज्यादा से ज्यादा एनकैश किया जा सके, कैसे मोदी जी को उसका एक प्रतीक बनाया जा सके। और मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत बेशर्मी से किया जा रहा है, बहुत बेशर्मी से। और फिर इसमें जो मीडिया में खास तौर पर ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि मोदी जी को और आरएसएस वालों को एम्बैरेस करना है, तो फिर उसी हिसाब से चीज़ों को प्रस्तुत भी करते हैं। पिछले 2-3 सालों में जो हुआ है, खास तौर पर मैं उसी का जिक्र करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। वो शाहीन बाग रहा हो, वो जमुना पार का जो दंगे जब जिस कारण से हो गए, वो CAA का विरोध रहा हो, या ऐसे और कुछ बातें, या लेटेस्ट जिसका मुसलमानों से रिश्ता नहीं है, लेकिन जो एक मुद्दा रहा, जो किसान आंदोलन हुआ। मुझे खुद कभी कभी सोनीपत साइड में जाने के जो मौके आए, जिस तरह से हाईवे को साल भर तक जाम रखा गया, ये एक बड़ी समझने की बात है कि जो नुकसान होता रहे देश का, पब्लिक का, लेकिन अपनी राजनीति चमकती रहे। और मैं किसान आंदोलन की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो इस तरह से जुड़ जाता है मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसको अपनी राजनीति चमकानी थी,
जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, एकदम तुरंत नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा, जो किसानों के नेता हैं, राकेश टिकैत, तो या ये टिकैत या पंजाब के खालिस्तानी लोग, इन दो पॉलिटिकल फोर्सेस ये इसमें जुड़ गई। और ये दो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उन्होंने 1.25 साल तक इस देश को एक तरह से बंधक सा बना लिया। मैं तो कहूँगा कि मोदी जी की महानता थी कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम नहीं समझा पाए, हम इसलिए किसान जो कानून थे उनको रद्द करते हैं। लेकिन उनके रद्द करने के बाद भी उस विषय को फिर आगे बढ़ाते गए। तो मैं ये कहूँगा कि देश में इस समय देश एक ऐसे मैं तो कहूँगा कि एक ऐसे दौर में से गुजर रहा है कि एक तरफ वो है कि भाई मोदी को किसी किस्म का कोई क्रेडिट न मिले, इसके लिए चाहे देश का जो मर्जी नुकसान हो जाए, और इसलिए मोदी के ऊपर जो आरोप लगाने हैं लगाते जाओ, करते जाओ। तो एक तरफ वो है, और एक तरफ यह है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का भविष्य देख रहे हैं, मैं इसके बारे में कन्विंस्ड हूँ कि भविष्य तो उज्जवल है ही है। वो जितने जो ये सब कर रहे हैं वो देर सवेर उनकी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये हो गया है कि इस देश में कैसे तरह तरह के व्यवधान किए जाए। और अभी शालिनी जी ने एक जो शब्द प्रयोग किया, मोदी जी का बहिष्कार, तो मोदी जी का बहिष्कार जैसे भी हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, वो करते जाओ। तो मैं समझता हूँ कि उसी का ही एक ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि एक स्कूलों में यूनिफॉर्म होती है, सारी दुनिया को मालूम है। स्कूल में एक मुद्दा मिल गया तो आनंद फानन में वो मुद्दा कैसे देश का भी बना दिया गया और इंटरनेशनल भी बन गया। और उसमें वो जो है इस्लामिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कूद पड़ी। उसको क्या नाम दिया जाता है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो भी कूद पड़ी। क्योंकि इस्लामिक ये जो कट्टरवाद है, ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल फिनोमिनन भी है। वो केवल भारत तक सीमित नहीं है, वो एक इंटरनेशनल फिनोमिनन भी है। तो एक इंटरनेशनल फिनोमिनन, और मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है, मेरे पास प्रमाण नहीं है, पर मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल फोर्सेस भी इसके पीछे हैं, जो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये सरकार जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, वो विचारधारा भारत में प्रभावी ना होने पाए। तो ये केवल एक हिजाब का छोटा मोटा इशू नहीं है, ये और बड़ा इशू है। और वो इशू यही है कि भारत को जो सचमुच महान बनाना चाहते हैं, और अब जिनके हाथ में बागडोर आई है कि वो भारत को महान बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं, तो उनके पांव में कैसे बेड़ियां डाली जाएं। तो ये उस प्रकार का मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये समझना आसान नहीं है, समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक स्थिति है, एक सत्य है, उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा। उसको देखे बिना बात नहीं बनेगी। धन्यवाद महेश जी। आज का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व तो मुझे दिया गया है। आदरणीय राजकुमार जी के मार्गदर्शन में जिज्ञासा एक बुद्धिजीवी समूह के रूप में समाज में एक अलग और विशेष स्थान बनाई चुका है। समसामयिक विषयों पर, ज्वलंत मुद्दों पर हम जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है सबकी, और इसलिए कोशिश रहती है कि जिस विषय पे हम चाहते हैं कुछ अपना ज्ञानवर्धन करना, उस विषय पे जिनकी अच्छी पकड़ है उनको हम आमंत्रित करते हैं। जिज्ञासा बहस यानी एक चर्चा का यहाँ पर मंच है। आज की जो बात है, जो अपने